हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी 67th बीपीएससी मेंस करंट अफेयर सेशन। आज का जो हमारा करंट अफेयर होने वाला है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है और ये एक ऐसा सेशन आपके लिए होगा जिससे कि अगर आप इसे अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, इसे अच्छे से समझ लेते हैं, देन आपके जितने भी करंट अफेयर्स इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन आएंगे यह जो सेशन होगा आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा उसके आंसर राइटिंग में। हम इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल डेट क्या क्या उसमें शिफ्ट हुए हैं वो सारे चीजें इस सेशन में हम कवर अप करेंगे। जो हमारा टॉपिक है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, जब वर्ल्ड वार हम खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, इंडिया फ्री होता है और एक एरा चलता है जिस एरा का नाम कोल्ड वॉर दिया जाता है। फ्रॉम कोल्ड वॉर जब हमारा कंट्री फ्री हो गया बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस आते हैं, क्योंकि उस समय जो वर्ल्ड की स्टेबिलिटी रहती है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें घटनाएं घटते रहती है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, इंडिया फ्रीडम पाता है, एरा चलता है कोल्ड वॉर का और पूरा का पूरा वर्ल्ड दो सुपर पावर, दो ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। मींस जो वर्ल्ड है वह बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइड हो जाता है। बाइपोलर वर्ल्ड में डिवाइड हो जाता है, एक पोल यूएसए, सेकेंड वन यूएसएसआर। बहुत सारे कंट्री वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है कुछ यूएसएसआर को ज्वाइन करते हैं, कुछ यूएसए को ज्वाइन कर लेते हैं, बट इंडिया का जो पॉलिसी रहता है, इंडिया इन दोनों में से किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करता। इंडिया इस्टेब्लिश करता है नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इंडिया का कहना रहता है कि हमने जस्ट इंडिपेंडेंट पाया है और यह जो इंडिपेंडेंस है इसलिए हम इस दोनों सुपर पावर को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिसीजंस होगा वह इंडिपेंडेंट होगा। अब एट द सेम टाइम जो हमारा एक सबसे निकट का पड़ोसी है वह भी इंडिपेंडेंट होता है, उसके साथ हमारे बहुत सारे इशू चलते रहते हैं। तो और वो जो हमारा पड़ोसी है वह चाइना है, तो उससे रिलेटेड जो भी इशू उस समय चलते रहते हैं उसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जो पंचशील कहलाता है। लेटर ऑन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कोल्ड वार का एरा जब खत्म होता है, तब जब कोल्ड वार का एरा खत्म होता है 1990 के आसपास, 1991, एट द सेम टाइम यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी होता है और इंडिया में इसी समय एक इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, बिकॉज इंडिया जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझते रहता है, सफर करते रहता है। इस टाइम एक तरफ जो सिस्टम बाइपोलर था 90s के बाद, कोल्ड वॉर के एरा के बाद, अब वह यूनिपोलर हो जाता है। यूनिपोलर, पूरा वर्ल्ड पे अमेरिकन हेजेमनी रहता है, अमेरिका का एक छत्र राज हो जाता है। और उसी समय जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इंडिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इंडिया अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म करता है, एलपीजी लाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब चूंकि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस रहती है तो उस समय 1992 में, इन 1992 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट रहती है, वो एक पॉलिसी लाते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी का मेजर एम रहता है कि जितने भी आसियान कंट्रीज है उनके साथ इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना, ताकि जो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो लग रहा था कि ऐसा बीओपी का क्राइसिस है उससे निपटा जा सके। फिर लेटर ऑन आगे जब समय बढ़ता है
1996-97 का टाइम आता है जब एच.डी. देवेगौड़ा का गवर्नमेंट इंडिया में रहता है। एट दैट टाइम जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहते हैं आई के गुजराल, उस समय इंडिया का जो कंडीशन रहता है उनके पड़ोसी देशों के साथ कुछ कुछ इश्यूज रहते हैं। जो इंडिया बांग्लादेश को लिबरेशन वार में हेल्प करता है, बांग्लादेश को लिबरेट करता है, उसके साथ भी बांग्लादेश के साथ भी इंडिया का उस टाइम में इशू रहता है गंगा वाटर ट्रीटी को डिवाइड कर लेकर। नेपाल के साथ हमारा इशू रहता है महाकाली रिवर को लेकर उस समय। पाकिस्तान के साथ बहुत सारे इश्यूज रहते हैं उस समय कश्मीर के मुद्दे को लेकर। वर्ल्ड लेवल पे भी प्रेशर रहता है कि इंडिया को प्रेशर दिया जाता है सीटीबीटी ज्वाइन करने के लिए, सीटीबीटी ज्वाइन करने के लिए। अब इसी समय जो उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहते हैं हमारे आई के गुजराल, और यह गवर्नमेंट रहता है एच.डी. देवेगौड़ा के टाइम का 1997-98 ये पीरियड रहती है। और उसी समय आई के गुजराल एक डॉक्ट्रिन लाते हैं जिस डॉक्ट्रिन को हम लोग जानते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से। ये गुजराल डॉक्ट्रिन बेसिकली एक मिरर है, रिफ्लेक्शन है पंचशील एग्रीमेंट का ही जो इंडिया और चाइना के साथ में होता है। फिर इंडिया के अब बीते कुछ साल ये चलते रहता है। फिर जब 21st सेंचुरी आती है अमेरिकन हेगेमनी धीरे धीरे कम होने लगती है। वर्ल्ड अब पहले बाइपोलर, यूनिपोलर, अब मल्टीपोलर की ओर शिफ्ट होता है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में जो एक सबसे बड़ा डायनेमिक चेंज आता है वह चेंज आता है 2014 से, जब एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तब इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक डायनेमिक शिफ्ट होता है। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी शिफ्ट्स हो जाते हैं इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में। अब प्रोएक्टिव रोल इंडिया निभाने लगता है फॉरेन स्टेज पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो पहले बेसिक एक बैकग्राउंड था आपके लिए, जो बिगिनिंग से लेकर अभी तक जो चेंजेज आए हैं, तो एक बेसिक बैकग्राउंड था। अब जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो पंचशील हो, गुजराल डॉक्ट्रिन हो, वो सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। एक बेसिकली एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन था कि कैसे हम आगे बढ़े हैं। तो सिंपल सा है, वर्ल्ड वार खत्म हुआ, वर्ल्ड वार का एरा स्टार्ट होता है, इंडिया फ्री होता है। इंडिया दोनों सुपर ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करता है, नैम का एस्टेब्लिशमेंट होता है, अपने पड़ोसी देश के साथ एक पीसफुल एग्रीमेंट साइन करता है, पंचशील एग्रीमेंट, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। लास्टली इंडिया और चाइना का वार 1962 में हो ही जाता है। देन जब कोल्ड वार एरा खत्म होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इंडिया को सेम टाइम में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का सिचुएशन रहता है। इंडिया अपने पॉलिसी रिफॉर्म्स करती है और एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट रहती है नरसिम्हा राव की, वो लुक ईस्ट पॉलिसी लाते हैं जो आसियान कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देते हैं। फिर लेटर ऑन 1997-98 में आती है गुजराल डॉक्ट्रिन, और यह गुजराल डॉक्ट्रिन जो है हमारे मेंबर कंट्रीज के साथ जो इश्यूज रहते हैं उस समय बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान हो, उसके साथ इश्यूज को रिसॉल्व करती है। और इसी गुजराल डॉक्ट्रिन के बेसिस पे ही हमारा और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा वाटर रिवर ट्रीटी है वो साइन होता है। नेपाल के साथ जो इशू है उसे सॉल्व किया जाता है, पाकिस्तान मुद्दे को भी इस पे हल किया जाता है, सॉरी कश्मीर के मुद्दे को। तो ये बेसिक बैकग्राउंड था। और जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट होती है वो एनडीए की गवर्नमेंट जब आती है 2014 में, देन उसमें डायनेमिक शिफ्ट आता है फॉरेन पॉलिसी। अब देखते हैं हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजी में चेंज आए हैं, बट स्टिल जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसका जो मोरल एस्पेक्ट है वो सेम है। वो पंचशील हो, गुजराल डॉक्ट्रिन हो, वसुधैव कुटुंबकम का हो, वो सब सेम है। हम लोग प्रोएक्टिव रोल जरूर अदा कर रहे हैं, बट हमारा मोरल एस्पेक्ट चेंज नहीं हुआ है। ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी आज से नहीं, बहुत बिगिनिंग से बना हुआ है। स्ट्रेटेजी में हम लोग शिफ्ट ला रहे हैं, इंडिया फर्स्ट का प्रिंसिपल हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रिंसिपल्स है वो सेम है, एज इट इज है आज भी। तो जो ये पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे हम 5 वर्च्यू भी कहते हैं, ये बेसिकली इंडिया और चाइना में एक ट्रेड एग्रीमेंट था। ऐसा कोई ये प्रिंसिपल नहीं था, शुरुआत में ये ट्रेड एग्रीमेंट था, बट लेटर ऑन
यह एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक प्रिंसिपल बन जाता है। और इसके 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। इसका कहना रहता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, कि ये पंचशील एग्रीमेंट कहता है कि हम एक दूसरे के टेरिटरी को, उसके सोवरेनिटी को हैम्पर नहीं करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन बार ये आज से नहीं, शुरू से ही ऐसा रहा है कि चाइना इस टेरिटरी को, पंचशील एग्रीमेंट को बार बार वायलेट करता है। अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं एग्जांपल में अरुणाचल का जो रीजन था, या फिर लद्दाख का जो पंगोंग त्सो का जो लेक है, उस एरिया का चाइना बार बार इंटरफेयर करता है, इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, इंडियन टेरिटरी में घुस जाता है। दूसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। हम लोग अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है तो बिना किसी एग्रेशन के ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो और ट्रेड डिस्प्यूट हो, तो हमारा जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा, वो जो हमारा स्ट्रेटेजी होगा, वह नॉन एग्रेशन का स्ट्रेटेजी होगा। फिर आता है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, वी ट्रीट in every dimension, either trade, either security, either a space sector, or whatever the dimension we have a relation on them, we treat equally. Peaceful coexistence, कि हम लोग शांति बना के रखेंगे। तो बेसिक क्राइटेरिया यही है पूरे इस पंचशील एग्रीमेंट का, कि एक पीसफुल नेबरहुड होना चाहिए, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई एक दूसरे की टेरिटरी को वायलेट नहीं करेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा और नॉन एग्रेशन पॉलिसी अपनाएगा, ताकि एक शांत नेबरहुड बनाया जा सके, एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को एस्टेब्लिश किया जा सके। ये पंचशील का प्रिंसिपल है, और यही पंचशील का प्रिंसिपल इंडिया आज भी फॉलो कर रहा है, भले ही स्ट्रेटेजी में चेंज आया हो। दूसरा प्रिंसिपल है गुजराल डॉक्ट्रिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1997-98 में जब एच.डी. देवेगौड़ा की गवर्नमेंट रहती है, उस समय हमारे पास साथ कुछ नेबरिंग कंट्रीज का इशू रहता है, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स भी रहते हैं। एट दैट टाइम हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहते हैं आई.के. गुजराल, वो एक 5 बेसिक प्रिंसिपल्स देते हैं, जिसे गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है, गुजराल डॉक्ट्रिन बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है पंचशील एग्रीमेंट का ही। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल्स है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, और इसमें एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है नॉन रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट, कि इंडिया अगर अपने किसी पड़ोसी देश हो, या बांग्लादेश हो, भूटान हो, मालदीव, नेपाल या श्रीलंका, उससे नॉन रेसिप्रोकल रिलेशन बनाना है। मतलब कि अगर सपोज इंडिया के पास इतना अवेलेबिलिटी है कि वह 100 करोड़ रुपए से मदद कर सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अब इंडिया भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि नेपाल इतना छोटा देश हमको भी हेल्प कर दे। तो हम लोग नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पे अपना रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, इंडिया का यह प्रिंसिपल है। इंडिया चाहे डिजास्टर का सिचुएशन हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जब उसके पड़ोसी देश में प्रॉब्लम रहती है, और इंडिया इसका ऐसे स्टेप्स लेते हैं, चाहे 2015 नेपाल अर्थक्वेक की आप बात कर लीजिए, या फिर आप जब पैंडेमिक का सिचुएशन था, इंडिया अपने बांग्लादेश की बात कर लीजिए, बांग्लादेश को हेल्प प्रोवाइड किया, वैक्सीन प्रोवाइड किए, नेपाल को किए, अभी श्रीलंकन क्राइसिस को देख लीजिए, इंडिया हेल्प कर रहा है। तो ये गुजराल डॉक्ट्रिन का पहला प्रिंसिपल है कि नॉन रेसिप्रोसिटी डज नॉट आस्क फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज फॉर रेसिप्रोसिटी। No South Asian country should allow its territory to be used against the interest of another country of the region. इसका एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी साउथ एशियन कंट्री किसी दूसरे कंट्री को अपनी टेरिटरी नहीं देगी यूज करने के लिए अगेंस्ट द मेंबर कंट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, वह श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को कैप्चर कर रहा था, या फिर वो पूरे के पूरे जाल बिछा रहा था इंडिया को घेरने का। तो इस प्रिंसिपल का बेसिस यही है कि आप अपने टेरिटरी को किसी दूसरे कंट्री को हैंडओवर नहीं कीजिएगा, ताकि वो किसी तीसरे कंट्री पर अटैक कर सके। ये गुजराल डॉक्ट्रिन का प्रिंसिपल है। नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स
of one another. This is the same basic principle of Panchshil. All South Asian countries must respect each other territorial integrity and sovereignty. Again, this is also the reflection of Panchshil agreement. They should settle all their disputes through peaceful and bilateral negotiation. अगर कोई disputes भी होती है तो उसे हम लोग negotiation के थ्रू सॉल्व करेंगे. कोई वायलेंस नहीं, नॉन एग्रेशन पॉलिसी जो कि पंचशील एग्रीमेंट में भी है. अभी रिसेंटली अगर मान लीजिए इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी काफी इश्यूज थे, इंडिया नेपाल के बीच में इश्यूज थे, या इवन इंडिया का चाइना के साथ इशू था बॉर्डर डिस्प्यूट करके. चाइना इंटरफेयर कर रहा था, लेकिन लास्टली जब हमारे यहां से जो भी डिप्लोमेट्स गए वहां पे सॉल्व किया इश्यूज को. तो इसका कहना है गुजरात डॉक्ट्रिन का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो आपके पड़ोसी देश है उनके साथ म्यूचुअल नेगोशिएशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कीजिए. ये सब प्रिंसिपल्स है बेसिकली. दूसरा जो इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया का प्रिंसिपल है वह है वसुधैव कुटुंबकम. द वर्ल्ड इज वन फैमिली. इंडिया का यह शुरू से प्रिंसिपल है, वह पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में मानता है. और इंडिया का एक और प्रिंसिपल इसी का है, वसुधैव कुटुंबकम का ही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए विथ ग्लोबल पार्टिसिपेशन और विथ ग्लोबल ट्रस्ट, और सबका विकास होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम क्लाइमेट को लेते हैं. क्लाइमेट किसी एक कंट्री का तो होता नहीं, वो जब अफेक्ट करेगा पूरे वर्ल्ड लेवल को करेगा. तो ऐसे ही म्यूचुअल नेगोशिएशन के थ्रू, वर्ल्ड पार्टिसिपेशन के थ्रू देखते होइएगा, आपने सुना भी होगा, जैसे बहुत सारे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, पेरिस एग्रीमेंट हो, कॉप की मीटिंग्स होती है. तो वर्ल्ड को एक फैमिली कंसीडर करके ही ये स्टेप लिए जाते हैं कि वर्ल्ड के पूरे फैमिली को बचाया जा सके. तो इंडिया का भी कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम. इवन ये जो प्रिंसिपल्स है, इंडिया किसी भी कंट्री को अगर मान के चलिए कोई ऐसा कंट्री है जो अभी फॉर एग्जांपल रसिया यूक्रेन की क्राइसिस थी, यूक्रेन इंडिया से हेल्प मांग रहा है, रसिया भी इंडिया का फ्रेंड रहा है, तो इंडिया जो है हमेशा वेलकम करता है हर एक कंट्री को. और इंडिया कभी भी पहले जो एक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि वायलेंस, वो लागू नहीं करता. वो सबको सहमति से, सबको एक फैमिली मान के ही यह अपना प्रिंसिपल्स, फॉरेन प्रिंसिपल्स रेगुलेट करता है. दूसरा, प्रोएक्टिव एंड इम्पार्शियल असिस्टेंस. अब जैसा कि मैंने बताया कि टाइम टू टाइम अब इंडिया जो है उसका वर्ल्ड लेवल पे जो रोल है वो प्रोएक्टिव रोल हो गया है, वो काफी एक्टिव है. इवन किसी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में भी वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है. अगर हम कुछ साल पीछे की बात कर ले, जब तक कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा नहीं हो गया था, इंडिया वहां के पार्लियामेंट को बनाने में हेल्प कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था. तो इंडिया को जहां भी मौका मिलता है कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जा सकता है, लोकतंत्र को स्टैब्लिश किया जा सकता है, इंडिया बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है, प्रोएक्टिव रोल निभाता है. ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इंडिया का ये भी अप्रोच रहा है. तो हमेशा कोशिश करता है कि नेगोशिएशंस के थ्रू और ग्लोबल जितने भी प्रॉब्लम्स है, अभी श्रीलंका का प्रॉब्लम है, इंडिया ने हेल्प प्रोवाइड किया. यूक्रेन का इशू था, इंडिया ने पीसफुल रिजोल्यूशन की बात की. इवन पैंडेमिक कह रहा था, देन इंडिया ने वैक्सीन डिप्लोमेसी इनिशिएटिव लिया और अप्रॉक्स 60 मिलियन वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया टू द अदर कंट्रीज. तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वह ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे बेस्ड है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, क्रिएट नहीं किया जाए या फिर उसको एग्जिस्ट लंबे समय तक खींचा ना जाए. अब बात करते हैं कि शिफ्ट. बहुत सारे हमारे यहां पॉलिसी है, इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लिंक वेस्ट पॉलिसी है. इतना जो अभी तक हम देखे थे वो सब हमारा बेसिकली प्रिंसिपल्स है जिसपे हमारे फॉरेन पॉलिसी बेस्ड होते हैं. अब जो सारे फॉरेन पॉलिसीज है इंडिया के, उनके बारे में हमको देखना है. पहला हम डिस्कशन करेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. अब बेसिकली ये जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यह गुजरात डॉक्ट्रिन पे ही बेस्ड है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात डॉक्ट्रिन को तब प्रिंसिपल लाया गया था जब हमारा नेबर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे ना. बांग्लादेश के साथ ठीक था उस समय रिलेशन, नेपाल के साथ में इश्यूज था, पाकिस्तान के साथ हमेशा से इशू रहा है. तो बेसिकली ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाया गया था
और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था कि हम अपने नेबरहुड में, जैसा कि गुजरात डॉक्ट्रिन कहता है कि नॉन रेसिप्रोसिटी की बात करता है, कि हम अपने नेबर से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भी हमारी हेल्प कर दे जितना हम हेल्प उसको कर रहे हैं। तो बेसिकली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का ये एम ही है कि हम अपने नेबरहुड को इंपॉर्टेंस दे। दैट्स व्हाई अंडर इट इंडिया इज कमिटेड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज टू हैव ए स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन। इंडिया का हमेशा से मान रहा है कि इंडिया तभी हेल्दी रहेगा जब उसके पड़ोसी हेल्दी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके बगल में कोई एक बीमार आदमी बैठा है तो आप भी वैसा ही फील कीजिएगा, और एक कोई हेल्दी आदमी बैठा है तो आप भी हेल्दी ही फील कीजिएगा, अच्छा आदमी बैठेगा। तो इंडिया का मानना है कि अगर एक प्रॉस्पेरस स्टेबल कंट्री चाहिए, इंडिया को भी डेवलप करना चाहिए, तो उसके पड़ोसी में देश भी अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, देन ओनली इंडिया डेवलप हो सकता है। कि एक स्टेबल नेबरहुड होना चाहिए फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट। फोकस ऑन ग्रेटर कनेक्टिविटी, improved infrastructure, security border, people to people contracts। और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हम अपने कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से पीपुल की टू पीपुल कनेक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं। और इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एकदम सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडिया ने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश करके ज्वाइन किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं सार्क, BBIN, इंडिया एंटर इनटू MOU। अब इस सार्क के हेल्प से, चूंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो नेबरिंग कंट्रीज है वो भी इसके मेंबर है सार्क के, तो सार्क के प्लेटफॉर्म पे इंडिया जो है अपने नेबरिंग कंट्रीज को ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है ट्रेड का, जिससे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। BBIN की बात करें, दिस BBIN बेसिकली भूटान, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, ये एक ग्रुपिंग है जो इसके ये पड़ोसी देश है उनके साथ ट्रेड डेवलप हो सके, एनर्जी पैक्ट साइन हो सके, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो सके और वाटर पावर मैनेजमेंट टाइज को बढ़ाया जा सके। बेसिकली हम ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट अपने नेबरहुड में मेंटेन कर सके। दैट्स व्हाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये इंडिया का बेसिक प्रिंसिपल है कि पहले पड़ोसी को हमें एक स्टेबल एनवायरनमेंट देना है। अभी श्रीलंका क्राइसिस में है, इंडिया हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरा जो हमारा पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली ये पॉलिसी लॉन्च हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, जब 1991 में जब क्राइसिस का सिचुएशन आ जाता है तो हमारा यहाँ भी BOP का क्राइसिस रहता है, USSR डिसइंटीग्रेट हो चुका रहता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उस समय कुछ स्टेप्स लेती है ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक किया जा सके, उसे रिवाइव किया जा सके। तो उस समय जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट रहती है उन्होंने एक पॉलिसी लाते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। अब इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को फाइनली जब एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, जैसे कि मैंने बताया था कि 2014 से एक डायनेमिक शिफ्ट होता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, तो इस लुक जो ईस्ट पॉलिसी रहती है उसे चेंज किया जाता है इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इन दोनों के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है कि जैसा मैंने बताया था कि आपको लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन एम रहता है कि आसियान कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक टाइज को बढ़ावा देना था, सिर्फ मेन पर्पस लुक ईस्ट पॉलिसी का इकोनॉमी रहता। लेकिन इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो प्रिंसिपल रहता है, आसियान कंट्रीज, इकोनॉमिक टाइज विथ प्लस ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न ऑफ दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और जो एनडीए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उनका 4C का एक प्रिंसिपल है जिसपे ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेस्ड है। अब ये 4C क्या है? कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कि हमारे जो कंट्रीज है, ईस्ट एशियन कंट्रीज है या फिर आसियान कंट्रीज है, उन देशों में कल्चर को प्रमोट किया जाए, कॉमर्स को प्रमोट किया जाए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड किया जाए, उन्हें भी कैपेबल बनाया जाए। 4C प्रिंसिपल्स, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें कि कैसे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, कॉमर्स कैसे बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो रही है,
तो अब बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे देख सकते हैं कि हमारा बांग्लादेश पड़ोसी है, नेपाल पड़ोसी है, म्यांमार हमारा पड़ोसी है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम भी हमारे कनेक्टेड है। तो इन सब के साथ इंडिया कनेक्टिविटी को इमर्ज कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। एग्जांपल में आप देखना चाहे, जैसे देखते सकते हैं अगरतला अखौरा रेल लिंक, ये बेसिकली अगरतला जो इंडिया का पार्ट है और अखरतला बांग्लादेश का पार्ट है, उसके बीच में एक रेल लिंक स्टैब्लिश किया जा रहा है ताकि ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। इनलैंड वाटरवे थ्रू बांग्लादेश, इंडिया कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है थ्रू इनलैंड वाटरवे बांग्लादेश के साथ। कलादान मल्टी मोडल ट्राइलेटरल हाईवे है ये, यह बेसिकली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार और वियतनाम को कनेक्ट कर रहा है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार और वियतनाम को यह कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया का, क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट। दिस इज क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट, बेसिकली एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है जो इसके अदर मेंबर कंट्रीज है, ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लाइक कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, इन सब कंट्रीज में जो शॉर्ट टर्म फंड हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट किया जा सकता है, लाइक एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इस क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट के थ्रू वह उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग का भी ऑप्शन दे रहा है। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। मेजर शिफ्ट क्या था इसमें लुक ईस्ट पॉलिसी से, कि इसमें सिक्योरिटी भी एक मेजर एस्पेक्ट था। लुक ईस्ट पॉलिसी में नहीं था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिक्योरिटी मेजर एस्पेक्ट था इसका। दूसरा है हमारा फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, सॉरी थर्ड। अब ये जो फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी है, बेसिकली यह देन है हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज का। बेसिकली उन्होंने एक बुक निकाला था, उसी से यह कॉन्सेप्ट लिया गया था फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का। अभी फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी का अभी 3 फेसेस है। तीन फेसेस है इसके, प्रोएक्टिव, स्ट्रांग एंड सेंसिटिव। इंडिया अब ग्लोबल लेवल पे रोल अदा करेगा, प्रोएक्टिव रोल अदा करेगा। स्ट्रांग, इसके कमिटमेंट, इसके डिसीजन भी स्ट्रांग होने चाहिए। सेंसिटिव, और जो ग्लोबल लेवल पे इतने सारे मुद्दे हो रहे हैं, इंडिया सेंसिटिव है। चाहे आप एग्जांपल में ले सकते हैं श्रीलंकन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, या फिर जो वेस्ट एशियन रीजन है, वेस्ट एशियन रीजन है, इजराइल यूएई का जो मुद्दा था, उस पे भी हर एक मुद्दे पे इंडिया काफी सेंसिटिव और प्रोएक्टिव रोल अब अदा कर रहा है। तो इंडिया का जो डिप्लोमेसी है वो फास्ट ट्रैक होना चाहिए, फास्ट डिसीजंस, कमिटेड डिसीजंस एंड स्ट्रांग एंड बोल्ड डिसीजंस। और ये बेसिकली हमारे देन है जो फॉर्मर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी, उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट। अब ये क्या कहता है कि इंडिया, ठीक है, सारे चीजें प्रिंसिपल्स अपनी जगह है, लेकिन इंडिया जब भी किसी कंट्री के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होगा, इंडिया फर्स्ट का प्रिंसिपल अपनाएगा। आपका जो रिलेशन इंडिया बनाएगा वह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे बनाएगा। इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगा। दैट्स वाई इंडिया नेशन, जो इंडिया फर्स्ट का पॉलिसी है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है नेशनल इंटरेस्ट आर पैरामाउंट। कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होगा, जो इसका बेसिक पॉलिसी है कि नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाएगा। दैट्स वाई जब भी इंडिया किसी कंट्री के साथ किसी एग्रीमेंट में कोई एमओयू साइन करती है, वो क्लियरली अपना एक्सप्रेस कर देती है व्यू, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट उसको एक्सप्रेस करती है। और उन्हें इसी बात पे वो एग्रीमेंट आईएमओ साइन करती है जब उसके नेशनल जो इंटरेस्ट रहते हैं उसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सो इंडिया फर्स्ट का प्रिंसिपल यही कहता है, और ये कहे भी क्यों नहीं, इंडिया क्यों ना अपना इंडिया नेशन फर्स्ट का अपना प्रिंसिपल अपना। वर्ल्ड का 1/5 पॉपुलेशन जिस कंट्री में है, वह पूरे वर्ल्ड पे दबाव बना सकता है, इतना पावरफुल हमारा कंट्री है। तो इंडिया फर्स्ट का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि नेशनल इंटरेस्ट आर पैरामाउंट। नेशन का जो इंटरेस्ट है वो पहले सबसे आगे रहने चाहिए, देन सारे एमओयू एग्रीमेंट साइन हो।
अब बात आती है पारा डिप्लोमेसी। ये पारा डिप्लोमेसी क्या है? पारा डिप्लोमेसी का मतलब है अभी तक, जैसा मैंने बताया कि डायनेमिक शिफ्ट नहीं हो रहे थे पहले, अब पारा डिप्लोमेसी में इंडिया ये अभी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है जो इसके स्टेट्स हैं, जो इसके सिटीज हैं, वो भी अब अदर कंट्रीज के, अदर कॉन्टिनेंट्स के सिटीज के साथ, स्टेट्स का जो फेडरल स्टेट्स है, लाइक अमेरिका की बात कर ले तो उनके जो फेडरल स्टेट्स है उनके साथ अब अपना रिलेशन को प्रमोट करें। अब इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे असम जब पैंडेमिक के टाइम में चाइना के साथ बहुत सारा उसके एक्सपोर्ट हो गए थे वैक्सीन को रिलेटेड। केरला में आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि केरला में बहुत सारे जो रेमिटेंसेस आते हैं, बहुत सारे केरलाटीज रहते हैं विदेशों में, यूएई में, सब में, वहां से रेमिटेंसेस इंडिया को आते हैं। तो पारा डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि जो यहाँ की सिटीज है, इंडियन स्टेट्स है, तो दूसरे देश के सिटीज, फेडरल स्टेट्स के साथ रिलेशन को प्रमोट करे, कल्चर को प्रमोट करे। बेसिकली एक टूल है कि एक आप सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी आप इसका कह सकते हैं कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के थ्रू आप अपना यह लिंक एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो पावर डिप्लोमेसी का बेसिक प्रिंसिपल है इंडिया, यह एक इनोवेटिव फॉरेन पॉलिसी है, ये इंडिया का ही इनोवेटिव फॉरेन पॉलिसी है। अभी तक ऐसे ये डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट बहुत कम देखने को मिला था, लेकिन इंडिया ने यह पॉलिसी को डिवाइस किया। इंडिया इनोवेटिव फॉरेन पॉलिसी वेयर ईच स्टेट एंड सिटी वुड इनकरेज टू मेक रिलेशन विद कंट्रीज और फेडरल स्टेट्स ऑफ अनदर कंट्री। फिर बात आता है प्रोजेक्ट मौसम का। यह लॉन्च किया गया था 2014 में। बेसिकली इसे लॉन्च इसलिए किया गया था ताकि इंडिया जो है जिससे फिर से रिकनेक्ट हो सके वैसे कंट्रीज, वैसे इंडियन ओशियन रीजन में वैसे कंट्रीज जिसके साथ इसका लिंक किसी कारण से टूट गया था या कुछ प्रॉब्लम में पड़ गया था, उसे फिर से रिवाइज किया जा सके, और इंडिया इसके लिए स्टेप्स ले रही है। और इसी प्रोजेक्ट मौसम जो कह रहे हैं हम लोग, और इसका एम यही था कि क्रॉस कल्चरल लिंक स्टेब्लिश किया जा सके। इंडिया का जो मेंबर कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है इंडियन ओशियन रीजन में, स्पेशली जो 39 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशियन को बॉर्डर कर रही है, उनके साथ फिर से लिंक स्टेब्लिश किया जा सके, और इंडिया कर भी रही है। और बेसिक एम यही है, बेसिक एम यही है कि इस प्रोजेक्ट मौसम के थ्रू जितने भी आपको इंडियन ओशियन रीजन में कंट्रीज है उनके साथ स्टेब्लिश किया जा सके, और जो लिंक टूट गए थे उनके साथ स्टेब्लिश करके चाइना की हेगेमनी को भी कम किया जा सके। और एक्ट इस पॉलिसी जो हमने पीछे देखा उसका भी यही मेन एम तो यही था कि चाइना के राइजिंग हेगेमनी को कम किया जा सके। फिर आता है लिंक वेस्ट पॉलिसी। इसका बहुत एक एग्जांपल है कि जो अरब कंट्रीज हैं, जो वेस्ट एशियन कंट्री है, उनके साथ इंडिया को रिलेशन स्टेब्लिश करने में बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। अब इश्यूज कैसे आ रहे थे? अब पहले अगर इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा था तो इसका यूएई के साथ प्रॉब्लम आ रहे थे। तो इंडिया लिंक वेस्ट पॉलिसी के थ्रू अपने रिलेशंस को स्टेब्लिश कर रहा है। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, रिसेंटली U2 का फॉर्मेशन हुआ, इंडिया इसका मेंबर बना। बेसिकली I2 मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। अब इंडिया के पास ऑप्शन है कि अब अपने यह रिलेशन लिंक वेस्ट पॉलिसी के थ्रू अपने रिलेशन को या बायलैटरल रिलेशन से रीजनल रिलेशन की ओर शिफ्ट कर रहा है। अब इंडिया इन गल्फ कंट्रीज के साथ भी, इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ एक अनदर प्लेटफॉर्म पे इसका अच्छा रिलेशन बनाया है, YSCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस एससीओ का मेंबर इंडिया था ही ऑलरेडी 2017 से, और ईरान को रिसेंटली इसको परमानेंट मेंबरशिप प्रोवाइड किया गया। सो एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया इंडिया का नहीं होता है उनके पास कि वो ईरान के साथ रिलेशन स्टेब्लिश कर सके, क्योंकि ईरान भी एक मेजर क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री है। यूएई के साथ इस I2U2 के हेल्प से वो रिलेशन स्टेब्लिश कर सकता है, और इजराइल तो हमारा बड़ेबर फ्रेंड रहा है। सिंगल पर्सन तो लिंक बेस्ड पॉलिसी का मेजर है जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है, वेस्ट एशियन रीजन है, अरब कंट्रीज है, उनके साथ इस लिंक को रिलेशन को और अधिक स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। आई होप आपको ये और इंडिया वाले इसके थ्रू रही है, जैसे I2 होता है और I2 हो गया, SCO हो गया, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर टुमारो। जो हमारा नेक्स्ट है वो इंडियन ओशियन आउटरीच, एक बहुत मेजर पॉलिसी शिफ्ट है। ये इंडियन ओशियन इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड के 75% मैरीटाइम ट्रेड,
75% मैरीटाइम ट्रेड और 50% डेली ग्लोबल ऑयल कंजप्शन का जो शिपमेंट होता है वह इंडियन ओशियन रीजन से ही होता है। और इस इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया अपनी पहुंच को और अधिक बढ़ा रहा है। छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज के साथ लाइक सियाचिन, मॉरिशस, इनके साथ इंडिया अपना लिंक स्टैब्लिश कर रहा है और बहुत सारे ग्रुपिंग भी है। इसका इंडियन ओशियन रीजन है उसको पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारे ग्रुपिंग्स भी हैं। जैसे आप मान सकते, जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं क्वाड है। अभी रिसेंटली एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इंडिया और जापान के बीच में हुआ और इन सबका मेजर एम ये है कि एक पीसफुल इंडियन ओशियन स्टैब्लिश किया जा सके और चाइना के राइजिंग हेगेमनी को कंट्रोल किया जा सके। और इसका एम, अनदर एम, एंटी पायरेसी ऑपरेशन। जो ट्रेड में जो पायरेसी प्रॉब्लम्स है, खासकर आपने सुना होगा जो सोमालियन पायरेट्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इंडिया का बेसिक प्रिंसिपल ये है इंडियन ओशियन आउटरीच का कि जो नेबरिंग कंट्रीज है अगर उनके साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर लिया जाए तो जो पायरेसी का प्रॉब्लम है जो इंडियन ओशियन रीजन से होता है उसे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जा सकता है। और इसके लिए स्टेप्स बहुत देख सकते हैं आप। सागर इनिशिएटिव, इंडिया का एक सागर इनिशिएटिव है। अब यह इस सागर इनिशिएटिव का मेन यही है रोल कि इंडिया इज ए रोल एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया जो है वह सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर अपने इंडिया का रिलेशन आइलैंड कंट्रीज के साथ अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए तो ऑलरेडी सी बात है कि उस रीजन में हम अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा ट्रेड इनहांस हो सकता है, पायरेसी की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। अबाइड बाय यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन लॉज ऑन सीज। यूएन क्लॉज है जो सीज होते हैं उसके लिए एक जो यूनाइटेड नेशन का लॉज है वो इंडिया उससे भी अवॉइड करता है और जो भी उसके सराउंडिंग कंट्रीज है इंडियन ओशियन के उन्हें भी कह रहा है कि आप उस लॉज को फॉलो कीजिए। बिमस्टेक, अनदर प्लेटफॉर्म जहां पे ये सारे मेजर कंट्रीज हैं। आईएफसी, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आईएफसी, इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर, जो कि गुरुग्राम में 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। अब इससे स्टैब्लिश करने का मेजर एम क्या था कि आप कोई भी बिजनेस करें, कुछ भी करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होता है वो है डाटा। तो इस डाटा को शेयर करने के लिए फॉर शेयरिंग डाटा ऑन द थ्रेट टू द कॉमर्शियल शिपिंग टू इनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी, कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को फिर से इनहांस किया जा सके और कॉमर्शियल शिपिंग पे जो थ्रेट है, अगर ये फ्यूजन सेंटर का काम ही है कि जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में डाटा शेयर किया जा सके कॉमर्शियल शिपिंग से रिलेटेड, उनके आउट टाइम से, उनके इन टाइम से, उनके ट्रेडिंग टाइम से, ताकि जो उसका थ्रेट है उसको कम किया जा सके। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल्स है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में चेंज आए हैं। बेसिकली एक ब्रीफ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बहुत सारे आप इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अगर आप अपने आंसर में कोटेशन के रूप में भी यूज करते हैं तो आपके आंसर्स को अलग वेटेज मिलेगा। आई होप मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं कि आपको क्लियर कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।